2024 में ही जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारतीय मीडिया का स्थान 180 में से 159वां है। कानून तो कठोर है और लोक कल्याणकारी भी, लेकिन उसके अंगों को दिन पर दिन विकलांग किया जा रहा है, जिसके कारण आपको कानून ताकतवर दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन उतनी ताकत से काम नहीं करते। भले ही पीड़ित की समस्या जस की तस बनी रहे, ऊपर बैठे हुक्मरानों को कौन बताने जाए कि कागज का एक टुकड़ा अपलोड करने से शिकायत का निस्तारण हो सकता है, लेकिन समस्या का नहीं। एक तरफ बढ़ती आबादी चिंता का विषय है, तो दूसरी ओर घटती आबादी का भय भी अनेक लोगों को सताने लगा है। स्टालिन ने तो हर दंपति को 16 बच्चे पैदा करने तक की सलाह दे डाली थी कि जिस समाज की प्रजनन दर 2.1 से कम होती है, उसकी जनसंख्या में गिरावट आती है। इस कारण से कई समुदाय लुप्त हो चुके हैं, भाषाएं विलुप्त हो चुकी है। यदि हम अपने देश में ही देखें तो पारसी समाज, जैन समाज आदि अनेक समुदायों में प्रजनन दर के 2.1 से कम होने के कारण उनकी आबादी गिरती चली जा रही है। साल 2024 का अंतिम महीना चल रहा है और 2024 में ही जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारतीय मीडिया का स्थान 180 में से 159वां है, जबकि पिछले साल 2023 में 161वां था, 2022 में 150वां, 2021 में 142वां और 2016 में 133वें स्थान पर रही है भारतीय मीडिया की रैंकिंग। मोटा मोटी कहना चाहें तो कह सकते हैं कि बद से बदतर होती जा रही है मीडिया की स्थिति। ऐसे में भारतीय आवाम ने दिल पर पत्थर रखकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का बाइकाट करना शुरू किया और पत्रकारिता का क्या हश्र है इस देश में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। रही बात तीसरे और दूसरे स्तंभ न्यायपालिका और कार्यपालिका की, तो दोनों ही वंशवाद का शिकार दिन ब दिन होता चला जा रहा है और निजी परिवार के लोग ही एक के बाद एक न्यायपालिका और कार्यपालिका का संचालन करने की होड़ में लगे हैं। बचा स्तंभ पहला, विधायिका की बात करें तो किसी कानून का क्या हश्र किया जाता है, यहाँ किसी से छिपी नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप देखना चाहें तो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को ही देख लें। कानून तो कठोर है और लोक कल्याणकारी भी, लेकिन उसके अंगों को दिन पर दिन विकलांग किया जा रहा है, जिसके कारण आपको कानून ताकतवर दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन उतनी ताकत से काम नहीं करते। विधायिका का ही उदाहरण और देखना चाहें तो लोक शिकायत को देख लें। लोक शिकायतों की जनसुनवाई के बारे में जमीनी हकीकत यह है कि किसी भी शिकायत में एक कागज का टुकड़ा अपलोड कर शिकायत को निस्तारित कर देना ही जनसुनवाई की रैंक निर्धारित कर देता है। भले ही पीड़ित की समस्या जस की तस बनी रहे, ऊपर बैठे हुक्मरानों को कौन बताने जाए कि कागज का एक टुकड़ा अपलोड करने से शिकायत का निस्तारण हो सकता है, लेकिन समस्या का नहीं। समस्या का निस्तारण करने के लिए तो रूट लेवल पर कार्य करना पड़ता है। किसी किसी समस्या में तो हजारों शिकायती प्रार्थना पत्र पढ़ चुके होते हैं, निचले स्तर से लेकर ऊपर तक पढ़ चुके होते हैं, लेकिन हर बार बेबुनियाद फर्जी आख्या लगाकर शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता है। ऊपर का अधिकारी सुनने को तैयार है नहीं, नीचे का अधिकारी बार बार मनमाना रिपोर्ट लगाता रहता है और दशकों तक समस्या का समाधान नहीं हो पाता। इस प्रकार दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत के लोकतंत्र के 4 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता के बारे में आपके दिमाग में जरूर एक इमेज बन गया होगा। बावजूद इसके विकसित भारत होने की राह में जनसंख्या कितनी हो सकती है बाधक, पर विस्तार से बात करने वाले हैं इस एपिसोड में। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर, अंत तक बने रहें। एक तरफ बढ़ती आबादी चिंता का विषय है, तो दूसरी ओर घटती आबादी का भय भी अनेक लोगों को सताने लगा है। आरएसएस यानी संघ मुखिया मोहन भागवत के 3 बच्चे पैदा करने के बयान ने देश में फिर से जनसंख्या की बहस छेड़ दी है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी अधिक बच्चे पैदा करने का समर्थन किया था। स्टालिन ने तो हर दंपति को 16 बच्चे पैदा करने तक की सलाह दे डाली थी। यदि ध्यान से देखें तो चंद्रबाबू नायडू और एम.के. स्टालिन के बयानों के पीछे सियासी चिंता है, जबकि मोहन भागवत के बयान को सुने तो उनके द्वारा सैद्धांतिक तौर पर यही बताया गया है कि जिस समाज की प्रजनन दर 2.1 से कम होती है, उसकी जनसंख्या में गिरावट आती है।
इस कारण से कई समुदाय लुप्त हो चुके हैं, भाषाएं विलुप्त हो चुकी है। यदि हम अपने देश में ही देखें तो पारसी समाज, जैन समाज आदि अनेक समुदायों में प्रजनन दर के 2.1 से कम होने के कारण उनकी आबादी गिरती चली जा रही है। कुछ लोगों का मानना यह है कि संघ प्रमुख ने यह बयान देकर जनसंख्या नियंत्रण के विषय पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ऐसे लोगों को साल 2024 की ही विजयादशमी के अवसर पर दिया गया मोहन भागवत का ही बयान अवश्य सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने भारत में उचित जनसंख्या नीति बनाने के पक्ष में अपना मत स्पष्ट किया था। समस्या तब और बड़ी लगने लगती है जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाली मीडिया को तो गोदी मीडिया कहकर हम अपने दिल को ढांढस बंधा देते हैं। लेकिन अब कुछ यूट्यूबर भी जो अपने को कुशल पत्रकारिता का द्योतक साबित करने में लगे रहते हैं, उनके द्वारा भी आधी अधूरी चीजों को परोस दिया जाता है। जरूर ऐसे लोगों को इस वीडियो से कुछ सीख लेना चाहिए और किसी भी मुद्दे पर चैनल की क्षमता के हिसाब से रिसर्च भी बढ़ानी चाहिए। अन्यथा किसी के भी बयान को लोक कर अपनी अपनी एजेंडे में फिट बैठाने की फिराक में लगी पत्रकारिता किस करवट छोड़ेगी, इस देश को अंदाजा लगाना कठिन है। विकसित भारत का जो सपना हम देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधा हमारी जनसंख्या ही बनने वाली है। मात्र आर्थिक दृष्टि से विकसित होना ही आवश्यक नहीं है। विकसित होने का तात्पर्य यह भी है कि सभी की मूलभूत जरूरतों का पूरा होना। आज अधिक जनसंख्या के कारण जल प्रदूषण हो रहा है और जल की कमी भी हो रही है। भोजन तो उपलब्ध है, परंतु यह दावा कोई नहीं कर सकता कि उसे 100% शुद्ध भोजन मिल रहा है। सांस लेने के लिए हवा कितनी शुद्ध है, यह बताने की जरूरत नहीं है। कचरे के पहाड़ निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हम कोविड महामारी के समय देख ही चुके हैं। इन सब का कारण मांग और आपूर्ति के बीच की भयंकर विषमता ही है। विश्व में मात्र 15 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 5 से 10 करोड़ के बीच है। 8 देशों की जनसंख्या 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच है। 5 देशों की जनसंख्या 20 करोड़ से 35 करोड़ के बीच है और मात्र 2 देश भारत और चीन की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है। विकसित देशों की सूची में जिन देशों का नाम आता है, उनमें से चीन को छोड़कर कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी जनसंख्या 35 करोड़ से ज्यादा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश रूस की जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है। क्षेत्रफल में अन्य बड़े देशों कनाडा की आबादी 4 करोड़, चीन की 140 करोड़, अमेरिका की 34 करोड़, ब्राजील की 22 करोड़ और ऑस्ट्रेलिया की मात्र 2 करोड़ 60 लाख है। इससे एक बात स्पष्ट है कि भारत के कई गुना अधिक क्षेत्रफल वाले देश अपनी कम जनसंख्या की वजह से विकसित देश की श्रेणी में शामिल है। ये देश अपने नागरिकों को अपने संसाधनों के अनुरूप अच्छा व स्वस्थ जीवन देने में सक्षम है। वहीं भारत एक ऐसा देश है जिसके अनेक नागरिक अच्छे जीवन की तलाश में विकसित देशों की ओर चले जाना चाहते हैं। लाखों लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। यदि भारत को सही मायने में विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो उसे प्रत्येक क्षेत्र में जीवन स्तर की चिंता करनी होगी और यह लगातार बढ़ रही जनसंख्या की चिंता किए बिना संभव नहीं है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वह सर्वप्रथम जनगणना कार्य को शीघ्र पूरा करें और इसके बारे में बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जनसंख्या विषय पर घोषित उच्चाधिकार समिति का गठन शीघ्र करे, ताकि जनसंख्या स्थिरीकरण व प्रबंधन के क्षेत्र में उचित नीति बनाई जा सके। साथ ही पूर्व में गठित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग को पुनर्जीवित किया जाए, जिससे इस विषय पर सभी राज्यों को साथ लेकर सार्थक व तर्कसंगत चर्चा की जा सके। ज्यादा बच्चा पैदा करने से ज्यादा जरूरी है उन्हें सक्षम और संपन्न बनाना। ये रही हमारी राय। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर सकते हैं और यदि हमारी काम आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।